तो हमारे आसपास कुछ खबरें होती हैं खास, कुछ होती हैं हटके। ऐसी ही खबरों को चुनकर हम आपके लिए लाते हैं अपने खास प्रोग्राम खबरें जरा हटके में। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं अपने खास खबरों का खास प्रोग्राम। सतना के अमरपाटन तहसील में सब्जी बेचने वाले शिवकांत कुशवाहा का चयन सिविल जज के लिए हुआ है। उन्होंने ओबीसी कैटेगरी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। शिवकांत ने ये सफलता जिद, जज्बे और लगन से पाई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन लाइन को सतना के एक युवक ने चरितार्थ कर दिखाया है। कड़े संघर्ष के बाद सब्जी का ठेला लगाने वाले एक युवक ने सिविल जज की परीक्षा में सफलता हासिल की है। शिवकांत कुशवाहा को 5वीं बार में ये सफलता हाथ लगी है। रिजल्ट आने के बाद जहां परिवार में खुशी की लहर है, वहीं शिवकांत को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ओबीसी कैटेगरी में शिवकांत कुशवाहा ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं बेटे की इस कामयाबी पर पिता को गर्व है। वहीं पत्नी भी काफी खुश हैं। इतनी खुशी है, अपार खुशी है। अच्छा, कैसे तैयारी करता था बच्चा, रात में या दिन में? पढ़ाई करके। पहले ठेला लगाता था सब्जी का। हाँ। अब पढ़ाई करता है। अच्छा। और हम अपना सब्जी भाजी काम करते हैं। अब करते रहेंगे कि बंद कर देंगे? हम तो अपना काम करते रहेंगे। हाँ। हाँ, पूरा विश्व को धन्यवाद देंगे। सबका आशीर्वाद है चरणों का। सर वो बहुत मेहनत करते थे। सुबह जल्दी उठ जाना, 3 बजे करीबन 6-7 बजे तक पढ़ना इधर, फिर इसके बाद लंच करना, फिर इसके बाद फिर लग जाना पढ़ाई पे। फिर पूरे दोपहर पढ़ते थे। यहाँ से टिफिन लेके चल जाते थे हमारे पुराने घर। फिर वहाँ से अपना दोपहर में खाना खाते थे और फिर शाम को आते थे, रात को 12-1 बजे करीबन। और फिर वही रूटीन, मतलब 2-3 घंटे सोना, आराम करना, इसके बाद फिर वही, मतलब 24 घंटे में ये 20 घंटे मात्र पढ़ाई को समय दे देते और इसके अलावा 4 घंटे सोने के लिए या अन्य चीजों के लिए। शिवकांत LLB करने के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस करने के साथ साथ सिविल जज की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे थे। 4 बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते रहे और 5वीं बार उनकी मेहनत और लगन का फल मिल गया। शिवकांत सिविल जज की परीक्षा में कामयाब हो गए। कड़ी मेहनत के साथ साथ पूर्ण ईमानदारी से मैं दिन पढ़ाई भी करता था, सब्जी का ठेला लगाता था और जिसके आधार पर दिन रात में मतलब जो भी समय मिलता था पढ़ाई करता था और पूर्ण परिश्रम और मेहनत और ईमानदारी से मैंने पढ़ाई की, जिसका परिणाम आज आपके सामने। मेरा 10 बार मैंने सिविल जज प्री और मेंस दिया साहब, 7 बार मेंस दिया, 10 बार प्री दिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का अंतिम बार में मेरा चयन हुआ, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती थी कि मेरा जरूर चयन होगा। सब लोग मुझे पागल कहते थे कि यार ये पागल का सिलेक्शन होगा, ये सब्जी ठेला लगा। शिवकांत ने अपनी लगन और मेहनत की बदौलत अपने सपने को साकार किया। वहीं उन अभ्यर्थियों के लिए भी एक उदाहरण है जो असफलता से हार मान लेते हैं और आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18 सतना। और अब बात अलीराजपुर की, जहां एक मंडप में एक दूल्हा ने 3 दुल्हनों के साथ 7 फेरे लिए, साथ जीने मरने की कसम भी खाई। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। एक दूल्हा और 3 दुल्हन, तीनों शादी के बंधन में बंधी। ये नजारा है आदिवासी बहुल क्षेत्र अलीराजपुर का, जहां नानपुर गांव में एक दूल्हे ने आदिवासी रीति रिवाज से अपनी 3 प्रेमिकाओं के साथ 7 फेरे लिए। उसने ये शादी उन तीनों प्रेमिकाओं से हुए 6 बच्चों की मौजूदगी में रचाई। इतना ही नहीं, शादी से पहले दूल्हा अपने तीनों दुल्हनिया के साथ 15 साल तक लिव इन रिलेशन में रहा। 2003 में हमारी पहले मांगनी हुई थी और उनके माँ बाप ना देने के लिए ऐसे करके ना कर रहे थे। उसके कारण से दूसरी औरत लाया था। वो भी साथ में, दूसरी औरत भी फिर बाद में साथ में यहीं रहेंगे करके वो भी आ गई थी। उसके बाद 2 औरत हो गए। उसके बाद एक तीसरी औरत है, उसका कुछ हम बात कर रहे थे तो उसके माँ बाप ने उनको गाली गलौज की, इनके साथ कुछ गलत व्यवहार न करके झूठा मार पे वो करा था। तो उसके
फिर उसको भी लिया फिर। दूल्हे समृद्ध मौर्य और उनके बच्चे इस शादी से काफी खुश हैं। उन्होंने शादी समारोह में जमकर डांस भी किया। इस दौरान स्थानीय लोग भी शादी समारोह में शामिल हुए। शादी के निमंत्रण कार्ड पर दूल्हे के नाम के साथ उसकी तीनों प्रेमिकाओं का भी नाम लिखवाया गया था। हम 30 तारीख को लिए हमने फेरे, क्योंकि हमारे आदिवासी में परंपरा है जब तक फेरे नहीं लिए जाते हैं, जब तक हमारे जो कुल देवी पूजती है अंदर हमको नहीं जानते थे, और हमारा किसी जो गिरसेरी हमारी पूजती है अंदर हमको नहीं जानते थे, इसलिए हमको फेरे लेना पड़ता। हाँ, हमारे समाज का परंपरा है, क्योंकि ये हमको ये नहीं करे तो हमको अंदर किसी के घर में शादी हुई कोई गिरसेरी पूजते तो हमको अंदर नहीं घुसने देते हैं। कई समय से पहले गरीब स्थिति में थे और बाद में इन्होंने शादी करी है। शादी करने के बाद दुल्हन भग गई थी, फिर बाद में दूसरी शादी और करना पड़ा और कहीं इधर चलते हुए और बाद में और कहीं विवाद हो गया था, इनको तीसरी और शादी करना पड़ी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 आदिवासी रीति रिवाज और विशिष्ट सामाजिक परंपराओं को संरक्षण देता है। इसलिए इस अनुच्छेद के अनुसार समृद्ध मौर्य की एक साथ 3 दुल्हनों से शादी गैर कानूनी नहीं मानी जाएगी। वसीम मकरानी, न्यूज़ 18, अलीराजपुर। और संस्कारधानी जबलपुर में आग उगलती गर्मी के बीच 68 वर्षीय वाटरमैन सड़कों पर घूम घूम कर राहगीरों की प्यास बुझा रहा है। 26 साल के अटूट संकल्प को जारी रखते हुए साइकिल पर सवार होकर ये बुजुर्ग शख्स आम लोगों को पानी पिलाकर खुद राहत महसूस करता है। भीषण गर्मी में भी इस शख्स के पैर डगमगाते नहीं और साइकिल पर सवार होकर रोजाना 400 लीटर पानी राहगीरों को पिलाता है। देखिए जबलपुर से वाटरमैन की ये खास खबर। साइकिल पर सवार होकर जाते हैं ये शंकरलाल सोनी, जो पिछले 26 सालों से केवल एक ही काम कर रहे हैं, प्यासे को पानी पिलाने का। जी हाँ, जबलपुर के शंकरलाल की दिनचर्या पिछले 26 सालों से ऐसी ही चलती आ रही है। जब तापमान 44 डिग्री के ऊपर होता है और लोग घरों से निकलना भी पसंद नहीं करते, ऐसी तपती दोपहरी में शंकरलाल लोगों की प्यास बुझाने से नहीं चूकते। रोज सुबह अपनी साइकिल पर निकले नर्मदा जाते हैं, जहां से करीब 400 लीटर पानी छागलों में भरकर लोगों की प्यास बुझाने निकल पड़ते हैं और जब पानी खत्म हो जाता है तो फिर से स्वच्छ नर्मदा जल लेकर लोगों की प्यास बुझाने का काम शुरू कर देते हैं। शंकरलाल बताते हैं कि रोजाना करीब 400 लीटर पानी लोगों को पिलाते हैं और इसकी एवज में वो किसी से भी पैसा नहीं लेते, क्योंकि ऐसा करने से लोगों की प्यास बुझती है और उन्हें सुकून मिलता है। शंकरलाल सोनी की इस पहल को लोगों ने चलता फिरता प्याऊ और जल देवता का नाम दिया। अब तो शंकरलाल की साइकिल पर भी दोनों तरफ तख्तियां लगी हैं, जिन पर चलता फिरता प्याऊ लिखा है। लोगों की माने तो इस भीषण गर्मी में जहां प्रशासन को जगह जगह प्याऊ बनाकर ठंडे पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसे में ये जिम्मेदारी एक बुजुर्ग अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं, जो वाकई काबिले तारीफ है। शंकरलाल की ये पहल दूसरे लोगों के लिए एक प्रेरणा है और जिम्मेदारों के लिए एक सबक। जो आधे से ज्यादा शहर जल संकट से जूझ रहा है, ऐसे में लोगों का कंठ गीला करने के लिए शंकर की कोशिशों की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये 2 साल कोरोना गैप हो गया, क्योंकि मैं लॉकडाउन में फंस गया रहा, नहीं तो 2 साल ये गैप ना हो तो ये 2600 साल है ये। हाँ, आम पब्लिक को मैं भी पहले भटका हूँ प्यासे के लिए, कहीं से भी जल मांगा, कहीं कहीं से मिला भी नहीं अपन को जल। जब मैंने ये प्रण किया क्यों ना अपन लोगों को शीतल चलता फिरता क्यों ना प्याऊ चलाऊं, क्योंकि ये हर किसी को जल तो उपलब्ध होता नहीं है। हर कोई तो जब किसी होटल में या कहीं जाइए आप हैं तो
तब आप कुछ खाएंगे पिएंगे, तब आपको कुछ जल आपको ग्रहण करने को मिलेगा। पहले मैं सोच ये जागी थी कि अपन इसको कहीं 1-2 जगह पानी की टंकी बनवाएंगे, मगर जब देखा कि कुछ जगह की टंकी जो बनी हुई है वहाँ कुछ दुरुपयोग भी होने लगा तो वो त्याग दिया। फिर मैंने चलते चलते अचानक हमको ध्यान आया क्यों ना अपन ऐसा काम किया जो आज इंडिया का, आज वर्ल्ड, आज संसार में जो कोई नहीं कर पाया वो अपन ने माँ नर्मदा माई की, प्रभु सबके दुआएं आशीर्वाद से वो में आज 26वां साल है। वही से हैं जब बांट रहे हैं, कहीं ग्वारी घाट में, कहीं फुहारा में, कमानिया में, सब तरफ ये अपना सेवा देते रहते हैं। आम जनता भीड़ देखिए आप कि जहाँ भी ये वाटरमैन रुकते हैं वहाँ लोगों का ऐसा हुजूम बढ़ जाता है। पानी भी इतना मीठा है, इतना ठंडा लगता है कि मानो एक अलग ही एहसास गर्मी के इस दौर में राहत भरा मिलता हो। तो वाकई शंकर लाल विश्वकर्मा जी का ये जो कदम है सराहनीय कदम है। माफ़ी चाहूँगा शंकर लाल सोनी जी का ये जो कदम है और ये जो कार्य है ये बेहद नेक है और ये कहीं ना कहीं समाज को भी एक सीख देता है कि जन सेवा करना हो तो किस तरीके से निस्वार्थ होकर करनी चाहिए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और देश में लोगों पर इस वक्त आईपीएल फीवर चढ़ा हुआ है और इस बीच छत्तीसगढ़ में क्रिकेट का एक अनोखा क्रिकेट मैच खेला गया जहां गेंद, बल्ले और विकेट को देखे बिना चौके छक्के लग रहे थे और लोगों में क्रिकेट का खुमार भी छाया हुआ था। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेला ही नहीं जाता बल्कि इस खेल को पूजा भी जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस खेल को स्पेशल तरीके से खेलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लाइंड क्रिकेट की। दरअसल रायपुर के CSEB ग्राउंड में पहली बार ब्लाइंड क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। ये फ्रेंडली मैच छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच खेला गया। ब्लाइंड क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को गेंद, बल्ले और विकेट भले ही दिखाई नहीं दे रहे हों, लेकिन इन्हें देखकर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्योंकि इनके बैट पकड़ने का स्टाइल, शॉट सिलेक्शन और रन लेने के लिए विकेटों के बीच दौड़ना बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई आम खिलाड़ी करता है। यहाँ मैच में उसी तरह चौके छक्के जड़े जा रहे थे जैसा कि किसी आम क्रिकेट मैच में होता है। केवल ब्लाइंड क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली बॉल और इसे फेंकने का तरीका सामान्य क्रिकेट से थोड़ा जुदा था। बॉल में मतलब मनी होते हैं, उनकी बहुत अच्छी मतलब आवाज़ आती है और आवाज़ की तरफ सब मतलब बॉल मारते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, सब करते हैं। मतलब मैं स्कूल से ही खेला हूँ, इंटर स्कूल खेला था। अभी मतलब मैंने स्टेट क्लियर किया, फिर अभी महाराष्ट्र टीम में सिलेक्ट हुआ। ये रायपुर में तो फर्स्ट है, मतलब इससे पहले हम राजनांदगांव में भी कराए थे। मैं छत्तीसगढ़ टीम में पहले क्रिकेट में कैप्टन था, अभी यहाँ पे सिर्फ टीम मैनेजमेंट में हूँ मैं जी। और यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन है रायपुर में जो अभी कराया जा रहा है। ये जैसे हम अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की आवाज सुनकर उन्हें पहचान जाते हैं, वैसे ही फील्ड में खिलाड़ियों की आवाज सुनकर ये खिलाड़ी भी जान जाते हैं कि कौन किस जगह पर फील्डिंग कर रहा है और किस खिलाड़ी के पास बॉल आ रही है। ब्लाइंड क्रिकेट खिलाड़ियों के कोच और कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि ब्लाइंड बच्चों के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ही पहली बार इस फ्लड लाइट मैच का आयोजन किया गया था। जिसका मकसद लोगों में जागरूकता लाना और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास बढ़ाना था। ये एक फ्रेंडली मैच है, ये कंपटीशन टाइप का नहीं है, फ्रेंडली मैच है। और बेसिकली ये है कि लोग ब्लाइंड क्रिकेट को जाने, क्योंकि ब्लाइंड क्रिकेट को कोई नहीं जानता। हाँ, ये कोशिश है अवेयरनेस फैलाने की, क्योंकि हमारे जैसे दिल्ली है, जैसे मैं दिल्ली से पढ़ा हूँ तो वहाँ ज़्यादा अवेयरनेस है ब्लाइंडों के लिए। तो यहाँ अवेयरनेस स्पोर्ट्स से भी फैल सकता है और भी चीज़ें होती हैं। तो एक स्पोर्ट्स सबसे अच्छा माध्यम होता है ब्लाइंडनेस का अवेयरनेस फैलाने। 5 दिन से 4 दिन से लगभग ये कार्य चल रहा है
और इस कार्यक्रम में स्किल डेवलपमेंट के साथ में हमने सोचा कि कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाए और उसी तरह से इन दृष्टिबाधित बच्चों को क्रिकेट के लिए हमने आमंत्रित किया। महाराष्ट्र की टीम वर्सेस छत्तीसगढ़ की टीम ये क्रिकेट मैच खेल रही है। पहली बार इस तरह का आयोजन फ्लड लाइट के अंदर पहली बार किया जा रहा है। अभी तक इनका आयोजन दोपहर को ही होता था, लेकिन इस बार हम लोग प्रयास किए हैं कि फ्लड लाइट के अंदर, तो ये फ्लड लाइट के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर पहला इस तरह का मैच हो जा रहा है। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी यहां पहुंची और ब्लाइंड क्रिकेट के खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाया। अपने आप में ही अनूठा है। महावीर संस्था के द्वारा आज ये इस तरह के कार्यक्रम करके हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए एक इनके मन में जो हौसला और जज्बा है उनको बढ़ाने का काम भी किए और ये हम किसी से कम नहीं, ये इनके मन में भावना आनी चाहिए। ये आज यहाँ हमको देखने को मिल रहे हैं, आप सब भी देख रहे हैं कि ऐसा अवसर सामान्य लोगों को जो मिलता है वो अवसर हमारे दिव्यांग बच्चों को मिल रहा है, दिव्यांग लोगों को मिल रहा है। हम लोगों के लिए भी सौभाग्य है और इन बच्चों के लिए भी। तो हम सब चाहते हैं कि इन हौसला सामान्य लोग भी इन्हें कभी इस तरह की नज़र से ना देखें, इनको एक सामान्य नज़रिया से देखें और सामान्य लोगों की तरह इनसे व्यवहार करें। ब्लाइंड खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए किया गया ये आयोजन सराहनीय है, लेकिन इनके इस खेल को भी बड़े स्तर पर पहचान मिले ये भी जरूरी है। आने वाले दिनों में उम्मीद की जानी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में भी इस खेल का माहौल बने और यहाँ के खिलाड़ियों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। और हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।